नमस्कार, ग्वालियर वेकिंग फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं गौरव। नगर निगम चुनाव अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। कुछ ही घंटों बाद वोटिंग होने वाली है और मतदाता अपने चुनावी प्रत्याशियों का निर्णय लेने वाले हैं और इसी बीच जो प्रत्याशी हैं वो घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। चुनावी भभू ख़त्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। अभी तक हमने आपको राजनेताओं से बात कराई, जनता से रूबरू कराया और उन्होंने बताया कि उनको किस तरह का चुनाव इस प्रकार होना चाहिए और मुद्दे क्या हैं। लेकिन आज हमने चाय पर चर्चा पर मीडिया कर्मियों को इन्वाइट किया है, ख़ासतौर पर उन मीडिया कर्मियों को जो शहर की हर घटना पर नज़र रखते हैं और वो जानते हैं कि राजनीति में क्या फेरबदल होने वाला है। तो चलिए उनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि इस बार चुनावी मुद्दे क्या हैं, शहर की समस्याएं क्या हैं और जनता का रुझान किस ओर जाने वाला है। मैं सबसे पहले परिचय करा देता हूं। मेरे बाएं साइड आप देखिए तो नासिर गौरी जी हैं जो कि IBC 24 से हैं। मेरे उनके बगल में हैं न्यूज़ 18 इंडिया से सुशील कौशिक जी। उसके बगल में प्रवीण चतुर्वेदी जी दैनिक भास्कर से हैं। डॉक्टर चंद्रवेश पांडे संपादक प्रदेश से, साथ ही श्री अर्पण राउत जी हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले मैं रुख करूँगा डॉक्टर चंद्रवेश पांडे जी की और क्योंकि वो वरिष्ठ पत्रकार है तो बात उनसे सबसे पहले उनसे ही होगी। सर, आप बहुत टाइम आपको हो गया है और आपने कई सारी सरकारों को बनते और बिगड़ते हुए भी देखा है। कई सारी सरकारें बदली हैं। इस बार का जो चुनाव है, 7 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, नगर निगम चुनाव जो है, तो क्या जनता का निर्णय हो सकता है और क्या मुद्दे रह सकते हैं इस बार चुनाव के? जनता का निर्णय तो जो भी हो, चूँकि अपने यहाँ द्विदलीय प्रणाली है तो भाजपा कांग्रेस में से कोई ना कोई जीतेगा ही। जिसके पक्ष में जनता जाएगी वो जीतेगा। लेकिन जो नगरीय निकाय के जो चुनाव हैं उनके जो मुद्दे हैं होने चाहिए वो इस चुनाव में देखने को नहीं मिल रहे हैं। बहुत दोनों पार्टियों में बहुत कम प्रत्याशी या जो राजनीतिक दल हैं वो ऐसे हैं जो उन स्थानीय मुद्दों को उठा रहे हैं। ख़ास तौर से बड़े मुद्दे, प्रादेशिक मुद्दे, सांप्रदायिकता, उदयपुर का घटना, इस तरह के मुद्दे चुनाव में अभी देखने को मिले। 2 बड़े नेताओं की चुनावी सभाएं ग्वालियर में हुई। शिवराज सिंह और कमलनाथ जी आरोप लगाते हैं उन सांप्रदायिकता का और ऐसा ही आरोप शिवराज सिंह लगाते हैं उन पर। लेकिन जो स्थानीय मुद्दे हैं, ग्वालियर में सीवेज की क्या स्थिति है, ग्वालियर में ट्रैफिक की क्या स्थिति है, ग्वालियर में सड़क, पानी, बिजली की क्या समस्याएं हैं, इन पे कोई भी प्रत्याशी, चाहे वो महापौर पद के प्रत्याशी हों या पार्षद पद के प्रत्याशी हों, वो अपना इस पर जनता से बातचीत करने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा नगर निगम में भ्रष्टाचार का है। आज आप नामांतरण कराने जाओ तो बगैर पैसे लिए दिए आपकी बात नहीं बनती। आप भवन निर्माण की अनुमति लेने जाओ तो उसके लिए आपको पैसा देना पड़ता है। तो इन मुद्दों पे कोई फैसला कुन बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। जो स्थानीय मुद्दे हैं वो गायब हैं इस चुनाव में पूरी तरह से। देखना होगा कि जनता इस पर कैसे रिएक्ट करती है। कल 6 तारीख को वोटिंग है और उसके बाद जब भी गिनती मतगणना होगी उसके बाद नतीजे आएंगे तो पता चलेगा कौन जीतता है, किसको बहुमत मिलता है, किसको नहीं मिलता है। हम बात करेंगे प्रवीण चतुर्वेदी जी से जो कि दैनिक भास्कर से हैं। सर, देखा जाए तो इस बार दोनों अगर पार्टियों को देखें तो कहीं ना कहीं आपस में अदल बदल हुआ है प्रत्याशियों का। कहीं ना कोई निराश है, किसी को जहाँ से सीट मिली थी तो कहीं लगता है आपको कि ये वोट बैंक पर प्रभाव डाल सकता है? सबसे पहले तो आप इसको समझ लीजिए कि ये चंद्रवेश पांडे जी ने जो बात कही है कि स्थानीय मुद्दे, विकास, दोनों दल विकास पे वोट चाहते हैं। विकास किस शर्त पे, इसकी कोई बात नहीं है। पिछले 2 साल में आप देखिए कि कलेक्टर गाइडलाइन से जोड़ के संपत्ति कर को दोगुना कर दिया गया। जल कर के 15% बढ़ाने का गजट नोटिफिकेशन होके नगर निगमों के पास रखा हुआ है। नगरीय निकाय चुनाव खत्म होंगे उसके बाद बढ़ाया जाएगा। गार्बेज शुल्क ऊपर थोपा जा रहा है, जबकि शर्त क्या है? गार्बेज शुल्क क्या हुआ? कचरा प्रबंधन शुल्क की तरीके से। कचरा प्रबंधन को आप समेकित कर में ऑलरेडी ले रहे हो 1/3 भाग में। इसके बाद में आप बात करेंगे तो फिर मतलब एक के ऊपर एक टैक्सेशन। तो आप यदि प्राइवेट कंपनी की तरह, कारपोरेट कंपनी की तरह एक पार्क डेवलप करते हैं, एक एम्यूजमेंट पार्क डेवलप करते हैं और उसमें घुसने के 150-200 रुपये दे के हमको मनोरंजन करना है, ऐसी स्थिति घर बनाने की नगरीय निकायों में हो गई है कि आप यदि अपना घर बना के रह रहे हो तो आप अपने आप को मकान मालिक मान लो, लेकिन सरकार की नहर में आप किराएदार हो। आपको पानी का इतना देना है, आपको हाउस टैक्स का उतना देना है, अंततः उसको 20-25 हज़ार रुपये का टैक्स साल में भरना ही है। तो यदि विकास और शुल्क के नाम पर है, हम समाजवादी गणराज्य में रह रहे हैं, संविधान की प्रस्तावना ये है कि सरकार जो टैक्सेशन हमसे ले रही है ऑलरेडी, जो इनकम टैक्स के रूप में, जीएसटी के रूप में, किसी और अन्य टैक्स के रूप में, उसके बदले में हमको विकास देगी। लेकिन अब क्या है, इन्होंने विकास का जो टैक्स का प्रावधान उल्टा करके उसको शुल्क कर दिया है।
तो इनने अब ये क्या बदलाव कर दिया है सरकार ने कि जो सेवा होगी उसके बदले आपको शुल्क देना पड़ेगा, जो सेवा आप लोगे। तो यदि सेवा के बदले शुल्क लेना है तो हम घर में रह रहे हैं, अपने किसी शहर में रह रहे हैं या किसी होटल में रह रहे हैं, तो सबसे पहले मुद्दे यहाँ पे ये हैं कि आप विकास हमें किस शर्त पे दोगे। आपको चुनाव के लिए गरीबों को राशन बांटना है, इसलिए आप हमसे वसूली करोगे। आपको तरह तरह की सुविधाएं देना है। देखिए, जहाँ तक सवाल इसका है कि आप चुनाव के एक रात पहले शराब या नोट बांट दो, ये हो गया गैर जिम्मेदार, मतलब गैर कानूनी। और एक हो गया वैधानिक तरीका इसका कि आप सारे साल उनको अनाज बांट के सरकार हमारे पैसे से बांटते रहो और उनके वोट आप लेते रहो। तो ये जो मुद्दे हैं ना, ये जो मुद्दे हैं, ये वास्तव में इस पर बात करना चाहिए जिस पर आम आदमी बात नहीं करता। और हम लोगों की एक बात ये है कि जब आम आदमी सवाल नहीं उठाता है तो हम लोगों को उसमें खामखा सवाल उठाने का कोई मतलब नहीं निकलता। बात यह है कि विकास बिल्कुल मुद्दा होना चाहिए, लेकिन विकास किस शर्त पर होगा उसका भुगतान हमें बाद में कितना करना पड़ेगा, इसको सोचने के बाद ही आदमी को मतदान करना चाहिए और शायद पढ़ा लिखा आदमी इस तरफ डाइवर्ट होगा। हम बात करेंगे भाजपा की कि जब जैसे ही प्रत्याशी का नाम आता है तो आधी जीत तो वैसे डिक्लेयर हो जाती है कि भाजपा की सरकार बनेगी। 4 दशक हो गए हैं, आप देख रहे हैं काफ़ी टाइम से कि शहर के अंदर आप घूमते हैं, दिन रात आप घूमते हैं और कई सारी खबरें भी आप कवर करते हैं, सड़कें की स्थिति भी आप देखते हैं, हर चीज़ आपसे छुपी नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो विकास का दावा भाजपा कर रही है वो क्या हो पाएगा? बिल्कुल, देखिए, अगर गौरव जी बात करें विकास की तो ग्वालियर अभी भी इंदौर छोड़िए आप, जबलपुर जैसे शहरों से भी पिछड़ा हुआ है। ग्वालियर शहर अगर देखें तो कुछ इलाकों को छोड़ दिया जाए तो एक बड़ा जो गांव होता है, कस्बा होता है, उस तरह के हालात है। आउटर इलाकों में अगर देखें तो सड़क, पानी, बिजली तमाम सुविधाएं नहीं है। 450 से ज़्यादा जो कॉलोनियां हैं जिसे अवैध कहा जाता है और जो वैध करना है वहाँ पर भी सुविधाएं अभी नहीं है। और विकास की अगर बात करें तो जो विकास के वादे किए जाते हैं या दावे किए जाते हैं भाजपा की तरफ से, सरकार की तरफ से, उस तरह का विकास ग्वालियर में नज़र नहीं आता। बड़ी योजनाओं के नाम पे ज़रूर जो है ढिंडोरा पीटा जाता है, चाहे एलिवेटेड रोड हो या एयरपोर्ट हो या फिर रेलवे स्टेशन हो। ये बड़ी बड़ी योजनाएं केंद्र सरकार के तहत इन योजनाओं पर काम होना है। लेकिन नगर सरकार की अगर बात करें तो उनके पास कोई इतने बड़े दावे या मुद्दे नहीं है कि जिनको संतोषजनक तरीके से मतदाताओं के सामने रखा जा सके। अगर बीजेपी के संकल्प पत्र को भी अगर देखेंगे जो नगर निगम का रखा है तो उसमें करीब 70% से ज़्यादा वो योजनाएं शामिल हैं जो पहले या तो स्वीकृत हो चुकी है या जिन पर काम हो चुका है या जिन पर काम होना है केंद्रीय राज्य सरकार के। तो निश्चित तौर पर अगर दावों की बात करें तो भाजपा के दावों में उतना दम नहीं है जितना होना चाहिए नगर सरकार के चुनाव के लिहाज से, मेयर के लिहाज से। तो मेरा यही कहना है कि जो अगर दावे देखें तो उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी की दावों में मजबूती नहीं है। और प्रत्याशी की अगर बात करें तो कांग्रेस की जो प्रत्याशी है शोभा सिकरवार, कहीं ना कहीं व्यवहारिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो उनका पलड़ा भी थोड़ा भारी नज़र आता है। IBC 24 से हमारे साथ नासिर गौरी जी हैं, काफ़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं कांग्रेस की बात की अभी सुशील कौशिक जी ने, आप मुझे बताएं कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो आया है उसमें उन्होंने गार्बेज शुल्क हटाने की बात कही है, जो नगर निगम में जो विनियमित कर्मचारी हैं उनको नियमित करने की बात की है, इसके अलावा संपत्ति कर को भी अदा करने की बात कही है। तो आपको लगता है क्या ये संभव है? मैनिफेस्टो में लिखना आसान है, क्या ये प्रैक्टिकल रूप से करना आसान है? देखिए, सबसे पहली बात ये समझना होगी कि हम देखते थे, छोटे से अगर अंदाज़ा लगाएं तो देखते थे कि बिजली, सड़क, पानी के मुद्दे पर चुनाव होते थे, लेकिन आज वो मुद्दे हैं वो गायब हो गए। केंद्र सरकार के, राज्य सरकार की योजनाओं पर वोट मांगे जा रहे हैं और धार्मिक मुद्दों को लेकर वोट मांगे जा रहा है, ध्रुवीकरण किया जा रहा है। लेकिन जो ज़रूरत ग्वालियर की है उस ज़रूरत पर फोकस नहीं किया जा रहा है। एक दिन छोड़कर एक दिन पानी मिल रहा है लोगों को, वो भी 1-1 घंटे। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर 2:30 बजे, 3-3 बजे लोगों को पानी करने के लिए जागना पड़ता है। तो मेन जो मुद्दे हैं उनसे सबसे दूर है हम पार्टियां। लेकिन हालांकि कई मुद्दों को छूने की जो कोशिश है आम आदमी पार्टी ने की इस बार, हमें नज़र आ रहा है कि हाँ, पहले हम देखते थे कि कांग्रेस और बीजेपी में मुकाबला, लेकिन एक नई पार्टी आई मध्य प्रदेश में, फिर उसके बाद उसने नगरीय निकाय चुनाव लड़ा, तो उसने जो मुद्दे थे जो आम आदमी से जुड़े हुए थे उनको अपनी ओर आकर्षित करने का कोशिश की। लेकिन वक्त बताएगा कि वो इतना कितना सफल हो पाती है। लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो उसने जोड़ने की कोशिश की है। अब जैसे कहा जाए कि एक परिवार और पूरी सरकार मध्य प्रदेश में लगी रही नगरीय निकाय चुनाव में, जो हालात हैं, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस से एक परिवार, सतीश सिकरवार पूरी फैमिली से लड़ने के लिए बीजेपी पूरी सरकार लड़ रही। 2 कैबिनेट मंत्री मोदी सरकार के टॉप 5 मिनिस्टर्स आते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर, वो लगे रहे, लेकिन वो कोई योजनाओं को दिखाते रहे। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं जैसे एलिवेटेड रोड बनाएंगे, एयरपोर्ट बनाएंगे,
बात करना चाहिए थी आपको कि यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण इलाका है, इसको हम डेवलप करेंगे, ये करेंगे, रोपवे लाएंगे, लेकिन उस पर तो बात नहीं करी। उन मुद्दों पर बात करी, लेकिन जनहित के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर बात नहीं की। तो कहीं ना कहीं जो दूसरी पार्टियाँ एक जो, तो वो कहीं ना कहीं वोट को बहुत डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगी, जो आम आदमी पार्टी ने किया है। जिस तरह से जो अपने मैनिफेस्टो जो जारी किया है, तो उसमें कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो जनहित के मुद्दे हैं, उनको टच किया है, तो कहीं ना कहीं उस पार्टी को भी फायदा होगा इस चुनाव में। अब हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार श्री अर्पण राउत जी से। अर्पण जी, बहुत सारे मुद्दों की बात की यहाँ पर सारे सीनियर जर्नलिस्ट ने, सड़क को लेकर, पानी को लेकर और आम समस्या को लेकर। आपको क्या लगता है क्या मूल मुद्दा होना चाहिए इस बार चुनाव का और जिस पर जनता वोट करेगी? मूल मुद्दा हर बार की तरह एक ही होता है, सड़क, पानी, बिजली जो मुद्दे हैं, और नगर निगम से जो मुद्दे हैं जैसे सफाई, कचरा और जो संपत्ति कर और जो कचरा शुल्क जो लिया जा रहा है, ये मेन मुद्दे हैं। इन पे कोई बात करना नहीं चाहता है। आज हम देखें, प्रत्याशी चाहे भाजपा के हों, चाहे आम आदमी पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, धर्म की बात करते हैं, कोई देशभक्ति की बात करता है, कोई कहता है कि हम रेलवे स्टेशन का निर्माण कराएंगे, कोई कहता है हम फ्री बिजली देंगे। जबकि नगर निगम के कार्य क्षेत्र में चीज़ें आती नहीं है, ये उन्हें भी पता है, पर जनता को वो बेवकूफ़ बनाते लगातार अपनी बातों से। आप देखिए, यदि अपन इस शहर बढ़ रहा है, महानगर में इसका नाम है ग्वालियर का, हम इंदौर, भोपाल, जबलपुर देखें और ग्वालियर की तुलना करें उससे, तो आप यदि झांसी रोड से निकलें तो आप अखिलेश्वर सनातन के बाद से 4 पहिया गाड़ी से आप महाराजवाड़े तक कितनी देर में जा सकते हैं, आप स्वयं जानते हैं। वहीं शिंदे की छावनी जो भी एरिया लश्कर से कनेक्ट कर रहा है और उसके बाद का एरिया है, कहीं भी आप 4 पहिया वाहन से एक 4th गियर में, 3rd गियर में नहीं जा सकते हैं। आप स्थिति परिवहन की बहुत बुरी है। लोकल ट्रांसपोर्ट के नाम पे कोई व्यवस्था ग्वालियर में बची नहीं है। जो फेरी वाले थे महाराजवाड़े से, जिनकी आय का जो जरिया था, एक जो फेरी लगाई जाती थी, उनके लिए हॉकर जोन भले ही नगर निगम ने बनाए, पर वहाँ ना लाइट की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, ना उनके लिए वहाँ पे ग्राहक पहुँच सके, ऐसी कोई व्यवस्था की गई है। तो जो मूल मुद्दे हैं, चाहे वो फेरी वाले हों, चाहे आम नागरिक हों, रहवासियों के लिए भी जिस तरह से कोई सफाई व्यवस्था कुछ नहीं, ना सड़कें, ना मतलब पानी की कोई व्यवस्था है नहीं है। जल संकट महत्वपूर्ण मुद्दा है। सारा पैसा ले दे के पिछली परिषद ने थीम रोड पे लगाया, इस परिषद ने भी अब स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में दोबारा वही रोड ले ली गई है जिसमें करोड़ों रुपए लगाए जा रहे हैं, जबकि वो फंड जो पैसा है वो और भी क्षेत्रों में लगा सकता था। जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है उनमें मेहनत की जा सकती थी, उनमें काम किया जा सकता था, जिसको वो देखा नहीं गया है। सीमेंट कंक्रीट जगह जगह लगाया जा रहा है। आज का ही मुद्दा है स्मार्ट सिटी जो काम कर रही है, आप देखेंगे उसमें पूरी सीमेंट कंक्रीट कर दी गई है, फुटपाथ पूरे पैक कर दिए गए हैं। जो पेड़ के तने हैं उनको पूरी तरीके से पैक कर दिया गया सीमेंट कंक्रीट से। कोई प्लानिंग नहीं है फ्यूचर की, कोई योजना इस तरह से की नहीं जा रही कि भविष्य में आदमी यहाँ रह सके और हरियाली, ऑक्सीजन और पानी, जल संकट से उबारा जा सके। सर ने भी ट्रैफिक की बात की। ट्रैफिक कहीं ना कहीं शहर की सबसे बड़ी समस्या है। तो मैं एक बार फिर से डॉक्टर चंद्रवेश पांडे जी के पास आऊँगा। अभी जो बाड़े का ट्रैफिक है वहाँ पर ऑटो वालों को नहीं जाने दिया जा रहा है। दूसरी चीज़ क्या है, वहाँ पर जो फुटपाथिये थे उनको भी वहाँ से हटा दिया गया है ट्रैफिक पुलिस द्वारा। तो कहीं ना कहीं प्रशासन का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है, राजनीतिक पार्टी को, तभी कोई प्रशासन अधिकारी ये निर्णय ले पाता है। तो आपको लगता है ये सही है? क्योंकि सड़क भी साफ़ होनी चाहिए ताकि व्यक्ति शॉपिंग भी कर पाए बाड़े पर। अन्य रोडों की भी यही स्थिति है कि जब फेरी वाले हैं या ठेले वाले हैं, ऑटो की वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो ये भी एक मुद्दा हो सकता है क्या भाजपा के खिलाफ? ये मुद्दा भाजपा के खिलाफ हो सकता है, लेकिन ये ट्रैफिक की जो समस्या है किसी एक विभाग से संबंधित नहीं है। आप ये समझिए, इसमें कई सारे विभाग, पुलिस इन्वॉल्व है इसमें, नगर निगम है, और भी जो दूसरे विभाग हैं वो भी हैं इसमें। ट्रैफिक की समस्या जो है लंबे समय से है, और अकेला बाड़ा ही क्यों, और बहुत सारे क्षेत्र हैं। आप हजीरा चले जाओ, हजीरा से किला गेट की तरफ जाओ या 4 शहर की नाक की तरफ जाओ, आप कितनी देर में पहुँचेंगे वहाँ पे। सिंधे की छावनी पे जाइए आप, सिंधे की छावनी पे दोनों तरफ फल ठेले खड़े होते हैं, सब्जी ठेले खड़े होते हैं, तो वो क्यों नहीं हटते? इसके पीछे एक भ्रष्टाचार भी मूल वजह है। जो नगर निगम के लोग भ्रष्टाचार करते हैं, उन्होंने फुटपाथ बेच दिए हैं, उनसे पैसा वसूली हो रही है। जब आपने वहाँ पे उनके लिए हॉकर जोन बनाए हैं, तो आप वहाँ पूरी व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे उनके जाने के लिए? इसके लिए कौन मॉनिटरिंग करेगा? कमिश्नर हुए या कलेक्टर हुए, ये अपने घरों में बैठे रहते हैं, क्यों नहीं जाते निगरानी करने? क्या काम है इनका? भाई, आप शहर को सुनियोजित तरीके से सुंदर बनाना चाहते हैं, आप एक व्यवस्था लागू कर रहे हैं और उसकी मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो व्यवस्था कैसे लागू होगी? जो निचला अमला है वो भ्रष्टाचार कर रहा है, वो लगने दे रहा है ठेले वहाँ पे। जब प्रेशर पड़ता है तो आप एक साथ सबको हटा देते हो, फिर वैसी की वैसी स्थिति हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसमें भ्रष्टाचार मूल वजह है। इसके पीछे जब तक आप सुनियोजित, नगर निगम में बहुत सारे अधिकारी हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप सड़क बना रहे हो, ग्वालियर में सड़कें बन रही हैं, स्मार्ट सिटी का इतना बड़ा काम चल रहा है, लेकिन वो एक सीमित दायरे में है।
किसी एक नेता को खुश करने के लिए उसी के इलाके में और उसी के आसपास जो है स्मार्ट सिटी विकसित की जा रही है। ऐसा क्यों? ग्वालियर के पिछड़े इलाकों में स्मार्ट सिटी फंड से काम क्यों नहीं हुए? वहाँ पे क्या लोग नहीं रहते या वहाँ जानवर रहते हैं? तो इसके लिए तो यहाँ का जो ब्यूरोक्रेसी है वो दोषी है पूरी तरह से। सर मैं आपसे सवाल करूंगा। अभी नासिर गौरी जी ने बताया कि आम आदमी पार्टी ने अपनी आमद दर्ज कराई है काफ़ी टाइम बाद और अच्छा बड़ा शो भी किया, तो उन्होंने ऐसा लग रहा है कि वो तीसरे मोर्चे के रूप में यहाँ पर आ सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, आम आदमी क्या जनता को, अभी उनका मैनिफेस्टो भी देखो, उन्होंने कहा कि हम बिजली फ्री दे देंगे, आपको इतना सारा लीटर पानी फ्री दे देंगे, तो क्या ये भौतिक रूप से संभव है? क्योंकि विधानसभा में अगर आपकी सरकार नहीं है आम आदमी पार्टी की, तो क्या वो इन चीज़ों को कर पाएंगे? नहीं, सवाल ही नहीं है, ये तो केवल झूठे दावे हैं एक आकर्षण के लिए। देखिए, नगर निगम विधान 1956 की धाराओं में संपत्ति कर वसूली का उल्लेख है। संपत्ति कर के कुछ परसेंटेज को माफ़ करने के लिए भी कैबिनेट की मंजूरी लगती है, यानी हम जो छूट देते हैं उसमें भी कैबिनेट की मंजूरी लगती है। तो ऐसे में पूरा संपत्ति कर कोई एक नगर निगम माफ़ नहीं कर सकती। बिजली का ये है कि जो बिजली की रीडिंग मीटर में आ गई, बिल में आ गई, तो उसमें केवल जुर्माना जो पेनल्टी है उसको माफ़ करने का अधिकार इंजीनियर तक को होता है। उसके बाद यदि 1 रुपया भी कम करना है तो फिर वो कैबिनेट फैसला मुख्यमंत्री लेगा। तो ये तो खैर हवाई दावे हैं, लेकिन कुल मिला के ये है कि जब जैसे भाई साहब ने पहले बताया था चंद्र पांडे जी ने कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है दो धड़ी प्रणाली। दो धड़ी प्रणाली का मतलब ये होता है कि हम जनता बन गई फुटबॉल, कभी एक पार्टी ने किक मारी तो दूसरे के पाले में, दूसरे ने किक मारी तो तीसरे के पाले में। दूसरी बात क्या है कि एक दल जिसकी इस समय सरकार चल रही है, लगातार चल रही है, बार बार चल रही है, तो दूसरा बैठ के इंतजार कर रहा है कि तुम इनसे पहले परेशान हो जाओ फिर मेरे पास जाना। क्योंकि यहाँ जो मैं नोट कर रहा हूँ, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं करता लेकिन प्रदेश की बात करता हूँ कि हमारे यहाँ इलेक्शन नहीं होता, हमारे यहाँ रिएक्शन होता है। जैसे दिग्विजय सिंह से सब परेशान हो गए तो उन्होंने कहा कि उमा भारती को बना दो, तो हमने इलेक्ट नहीं किया, हमने रिएक्ट किया उसको। अब क्या है कि अब जब इनसे परेशान हो जाएंगे तो इनको रिएक्ट करके दूसरे पर जाएंगे, तो वो उसका इंतजार ही कर रहा है। तो इसलिए आदमी का विकास में कोई रुचि नहीं है। लोकतंत्र के लिए, बहुत स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुदलीय प्रणाली की व्यवस्था होनी चाहिए। बहुदलीय प्रणाली में यदि आप पार्टी तीसरा विकल्प बन के आती है तो ये मान के चलिए कि ये शहर के लोगों का, प्रदेश के लोगों का, देश के लोगों का सौभाग्य होगा कि कम से कम 2 दलों से बाहर निकल के एक तीसरा विकल्प उनको मिलेगा। तो आना चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल जो उन्होंने वादे किए हैं उन वादों में उनका कोई वैधानिक आधार नहीं है। वो केवल जनता को रिझाने के लिए हो सकते हैं। बाकी बिजली पानी माफ़ करने की जरूरी है कि पूरा प्रदेश आपके पास में हो, उसके बाद आप कुछ कर सकते हो। और मुझे लगता है कुछ मामलों में तो केंद्र का भी हस्तक्षेप रहेगा इसमें, बिजली जैसे मामलों में। हम बात करेंगे एक विशेष घटनाक्रम की जो कि शहर में भी कुछ दिन पहले हुआ था। वो बात करें अनूप मिश्रा जी की, जो कि उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस जब कराई थी भाजपा ने, मैनिफेस्टो जारी कर रहे थे और उनको सीट नहीं दी गई थी, वो रूट कर चले गए थे। और फिर बाद में ये इस तरह के मैसेज चले कि इस वजह से, आप खुद ब्राह्मण हैं सुशील कौशिक जी, मैं बात करूंगा आपसे कि ब्राह्मण समाज को कहीं ना कहीं इसमें नाराज़गी है। तो क्या लगता है कि इस घटनाक्रम से भाजपा के वोट बैंक पर कोई फ़र्क पड़ सकता है? देखिए, अगर इस घटनाक्रम की बात करें तो सबसे बड़ी बात यही है कि अनूप मिश्रा निश्चित तौर पर ब्राह्मण समाज के एक बड़े नेता है ग्वालियर में, लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम हुआ, अनूप मिश्रा जी का जो कद है उससे कहीं ना कहीं कुछ लोग ज़रूर आहत हो सकते हैं। ख़ास तौर पर उनके जो नज़दीकी समर्थक है वो ज़रूर आहत हो सकते हैं। लेकिन एक बड़ा, अगर देखें ब्राह्मण समाज का वोट बैंक, काफ़ी बड़ा वोट बैंक है ग्वालियर में, तो वो बड़ा वोट बैंक प्रभावित होगा इस तरह के आसार तो नज़र नहीं आते। लेकिन हो सकता है कि कुछ जो है उनके नज़दीकी कार्यकर्ता जो बेहद नज़दीकी माने जाते हैं, उनके आधार पर थोड़ा बहुत उससे असर हो सकता है। लेकिन इस घटनाक्रम का अगर ये देखें कि एक निष्कर्ष वाला परिणाम हो सकता है या असर डाल सकते हैं, तो ऐसा लगना संभव नहीं है। क्योंकि अनूप जी ने जिस तरह से बाद में सुमन जी को भी छोटी बहन कहा, तो एक तरह से उस मामले का उनकी तरफ से भी पटाक्षेप हो गया था। और अनूप मिश्रा जी के मामले को भी जब अगर देखें, ब्राह्मण समाज का मतदाता वोट डालने के लिए जाएगा तो वो सिर्फ इस घटनाक्रम को नहीं देखेगा, अपनी विचारधारा भी देखता है। इसके अलावा एक ख़ास तौर पर बीजेपी के फेवर में जो होता है तो वो भी एक असर होता है। उसके अलावा इस बार अगर देखें तो हर जाति का मतदाता, दोनों अपने उम्मीदवार है जो मेयर के हैं, उनको व्यक्तिगत तौर पे भी देखेगा कि किससे मिलना ज़्यादा सुलभ है, किससे मिलना परेशानी वाला है, कौन उनके दुख में खड़ा होता है। तो इन रिकॉर्ड के आधार पर भी जो है मतदान करते वक्त जो है इन सब बातों को ध्यान में रखेगा। तो एक घटनाक्रम को खास तौर पर मतदाता अपने ध्यान में नहीं देगा, किसी समाज का हो। में कहाँ जा सकता है, क्योंकि पिछले 40 वर्षों से ज़्यादा भाजपा की सरकार है और इस बार लग भी रहा है कि लोग चाहते हैं थोड़ा बदलाव हो। अब वो कितना सच है ये आप लोग से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि आप हर घटना पर नज़र रखते हैं। सर, आपको क्या लगता है कुछ बदलाव हो सकता है? मतदाता के जो मन में है वो किसी को नहीं पता है। अप्रत्याशित नतीजे हर चुनाव में कभी भी आ जाते हैं।
ये सही बात है कि ग्वालियर में हमेशा लंबे समय से भाजपा ही काबिज रही है, पर इस बार प्रत्याशी सामने वो भाजपा से आया हुआ है और काफ़ी अच्छा चुनाव, टक्कर का चुनाव इस बार एक तरफा, जैसा पिछली बार लगातार जो प्रत्याशी कांग्रेस के काफ़ी कमज़ोर रहे, तो ऐसा है नहीं कि चुनाव हल्का है, काफ़ी चुनाव कड़ा चुनाव है और अच्छा चुनाव देखने को मिलेगा और जो भी अंतर आएगा काफ़ी बारीक अंतर से हार जीत होना तय है इस बार। सर आप बताइए, कुछ बदलाव लगता है आपको हो सकता है? नहीं, बदलाव हो भी सकता है, लेकिन दोनों प्रत्याशी जो है कांग्रेस और भाजपा के बिल्कुल बराबर कांटे की टक्कर पे है। एक प्रत्याशी भाजपा का है तो उसके तरफ पूरी सरकार लगी हुई है, और जो दूसरा प्रत्याशी कांग्रेस का है उनको एक लंबा अनुभव है चुनाव लड़ने का, उनके पूरे परिवार को चुनाव लड़ने का लंबा अनुभव है। शोभा सिकरवार के ससुर चुनाव लड़ते रहे, उनके पति चुनाव लड़ते रहे हैं, उनके देवर चुनाव लड़ते रहे हैं, और उनको जनता के बीच किस तरह से जाना है, किन मुद्दों के साथ जाना है, ये उनको बखूबी आता है। सुमन शर्मा उस मुकाबले में थोड़ी कमज़ोर पड़ती हैं, लेकिन उनके पीछे पूरी पार्टी लगी हुई, 2 केंद्रीय मंत्री, राज्य के मंत्री और पूरा प्रशासनिक तंत्र उनके साथ में है, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है। फिर भी टक्कर कांटे की है, और उस कांटे की टक्कर में कौन निकलता है देखते हैं। सर जैसे उन्होंने बताया पूरा राजनीतिक संगठन लगा हुआ है, जैसे हमने देखा था जब वो पर्चा भरने के लिए गई थी सुमन शर्मा जी, तो पूरा का पूरा कैबिनेट आ गया था वहाँ पर। तो जनता पर क्या इन चीज़ों का कोई पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है कि पूरा ताकत है, सिंधिया जी भी लगे हुए हैं, रोड शो हो रहे हैं बहुत बड़े बड़े, तो कुछ जनता पर इसका प्रभाव पड़ता है मानसिक? हाँ, कुछ % पड़ता है साहब। मैं तो आपको बताऊँ असल में क्या है कि वो एक ध्रुव सत्य जो है वो है जो अर्पण जी ने कहा कि मतदाता के मन में क्या है इसको अपन नहीं कह सकते, और वो तभी निकलेगा जब वो कल मतदान कर देगा अपना, और उसके बाद भी नहीं बोलेगा, वो साइलेंट रहेगा, क्योंकि अब इतना मतलब वो विवादों से बचने के लिए अपना काम करके घर बैठना पसंद करता है। लेकिन आपको यदि उसके परिणाम पे जाना है, चुनाव के परिणाम पे, तो कुछ मूलभूत सिद्धांत जो हैं, तो सबसे पहली बात होता है कि भाई किस वाले दल के कमिटेड वोटर कितने हैं। दूसरी बात यह है कि उसका संगठन कैसा है, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि यदि सामान्य भाषा में अपन बात कर रहे हैं तो 1150 पोलिंग बूथ पे एक एजेंट पार्षद का और एक एजेंट मेयर का, यानी आप ये मान के चलिए कि तकरीबन 2500 आदमी तो केवल पोलिंग बूथों में अंदर बैठने को चाहिए, तो संगठन का एक साइज होना चाहिए। फिर प्रत्येक पोलिंग बूथ के बाहर 5-6 आदमी वो जो पर्चियाँ देखते हैं, मिलान करते हैं, मतदाता को डायरेक्शन देते हैं, आपको यहाँ नहीं 1 नंबर में नहीं 2 नंबर में जाना है। तो ऐसी स्थिति में जो मतलब अब आप उसको कोई सी मानसिकता से प्रभावित मत करना, लेकिन जहाँ तक मैं मान के चलता हूँ कि कांग्रेस का संगठन इस लेवल पर बचा नहीं है, और ना उसमें इस चुनाव को लेकर कोई उत्साह है, क्योंकि चुनाव में टिकट घोषणा के साथ ही जितने विवाद खड़े हुए तो उससे पता लग गया था कि कांग्रेस अंदर से पूरी तरह टूटी हुई है। ये स्थिति भाजपा की भी थी, लेकिन संगठन में यहाँ पे संगठन में थोड़ा सा क्या रहता है कि वरिष्ठ लोगों का दबाव ज़्यादा रहता है, तो जो इच्छुक नहीं थे वो भी आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, करना पड़ रहा है मजबूरी में दिखाने के लिए उनको। तो और तीसरी बात अपन बात करें तो कमिटेड वोटर की यदि अपन बात करें तो शायद पिछले कुछ दशक में अपन चेंज देख रहे हैं, तो पहले जो कमिटेड वोटर कांग्रेस के बहुत ज़्यादा हुआ करते थे वो संख्या अब कहीं ना कहीं भाजपा के पास पहुँच गई है। तो यदि वैसे फार्मूले वाले समीकरण की अपन बात करें तो चुनाव कहीं ना कहीं सत्ता के पक्ष में है। और दूसरी बात ये है कि वास्तव में निश्चित रूप से कांग्रेस का प्रत्याशी सक्षम है और ज़मीनी लेवल पर बहुत कायम है वो, तो परिणाम कुछ भी हो सकते हैं, इसको कहना मुश्किल है क्या होगा इसमें। सुशील जी आपका क्या सोचना है इस बारे में, क्योंकि जैसा कि सर ने बताया कि कांग्रेस कहीं ना कहीं कमज़ोर नज़र आ रही है संगठनात्मक रूप से अगर देखें तो, क्योंकि भीतरघात होने की भी संभावना है, तो क्या लगता है आपको? देखिए, विधानसभा चुनाव 2018 की बात करें तो उसका सिनेरियो एक अलग होता है विधानसभा या लोकसभा का, वहाँ पर सीएम या फिर पीएम को लेकर लोग मतदान करते हैं। लेकिन नगर सरकार की अगर बात करें तो यहाँ पर मतदाता जब जाता है तो वो अपने नगर के मुखिया के चुनाव के लिए जाता है। संगठन के तौर पर अगर देखें तो निश्चित तौर पर कांग्रेस कहीं ना कहीं मीलों पीछे है, लेकिन अगर चुनाव में मतदाताओं के दिलों की बात करें या रुझान की बात करें तो कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है। उसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि कमलनाथ ने सिर्फ एक सभा की है, और बीजेपी की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद 3 बार आ चुके हैं ग्वालियर में। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों ही पूरे दम से लगे हुए हैं, नरोत्तम मिश्रा भी बीच में आए, प्रद्युम्न सिंह तोमर भी ज़मीनी स्तर पर जो है लगे हुए हैं। तो पूरी सरकार, 2 केंद्रीय मंत्री, खुद मुख्यमंत्री और कैबिनेट के मंत्री अगर लगे हुए हैं, मैदान में डटे हुए, तो समझा जा सकता है कि कांग्रेस कहीं कमज़ोर स्थिति में नहीं है। अब ये बात ज़रूर है, पांडे जी ने और अर्पण भाई ने जैसा कहा कि मतदाता के मन की कोई जान नहीं सकता, तो मतदाता फिलहाल तो खामोश है। लेकिन अगर बात करें तो संगठन स्तर पर भाजपा बहुत मजबूत है। व्यावहारिक स्तर पर अगर देखें
तो उसमें कांग्रेस का पलड़ा भारी है। एक अहम बात और मैं आपको यहाँ बता देना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी की भी मेयर प्रत्याशी रुचि गुप्ता यहाँ मौजूद है। अगर रुचि गुप्ता 10,000 वोट से ज़्यादा अगर गेन करती है, अगर उनकी 20,000 15-20 हज़ार के आसपास, तो निश्चित तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के लिए जीत और हार की वजह लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरह से प्रचार में भी डटकर रही है, चाहे कार्यकर्ता कम है, संगठन छोटा है, लेकिन अगर वोट का अगर आंकड़ा उनका बढ़ता है तो निश्चित तौर पर बीजेपी या कांग्रेस दोनों के लिए हार या जीत की वजह वो बन सकती है। हम लास्ट सवाल नासिर गौरी जी से करेंगे कि यही जो बात की है इन्होंने रुचि गुप्ता जी की, जो कि आम आदमी पार्टी से खड़ी हुई हैं और दोनों पार्टियां हैं, तो क्या आपको क्या लगता है, आपके क्या विचार आते हैं कि क्या हो सकता है कि आम आदमी पार्टी इस बार ज़्यादा वोट ले सकती है या मुकाबला एक तरफा होगा या सेकंड थर्ड में कुछ फ़र्क हो सकता है? नहीं, लेकिन जीतेगी तो कांग्रेस और बीजेपी में से, लेकिन आम आदमी पार्टी का उसमें बहुत बड़ा रोल रहेगा। और कहा जा रहा है जैसे कि कांग्रेस संगठनात्मक रूप से मजबूत नहीं है, लेकिन जिस तरह से जो वर्किंग की है प्रत्याशी के परिवार ने, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के सारे समीकरण बिगाड़ दिए। अगर समीकरण नहीं बिगाड़े होते तो जो बीजेपी की इतनी बड़ी फौज ग्वालियर में मैदान में नहीं होती। और हालत ये थी कि जो प्रद्युमन सिंह तोमर लगातार अपने क्षेत्र में कैंप किए रहे, जयभान सिंह पवैया कैंप किए रहे, और सबसे बड़ी वजह ये, अगर बीजेपी को नुकसान होता है तो उसमें सबसे बड़ी गुटबाजी निकल कर आएगी, क्योंकि उसके जो टिकट वितरण में सबसे ज़्यादा जो विरोधाभास देखने को मिला है वो ग्वालियर विधानसभा में देखने को मिला है। प्रद्युमन सिंह तोमर के जो लोग थे उनके कुछ टिकट काट दिए, कुछ जयभान सिंह पवैया के टिकट काट दिए। वो लोग बागी बनकर मैदान में और कहीं ना कहीं नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। जैसे कंबोज यादव की बात कर रहे हैं, और भी कई सारे लोग हैं, कई सारे नाम है, तो वो नुकसान पहुँचाएंगे और जिसका फ़ायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिलेगा। और ऐसे में अब जो एक चौंकाने वाले नतीजे भी सामने आएंगे, लेकिन जो जीत और हार का आंकड़ा है एक लंबा आंकड़ा नहीं होगा जो हम देखते आ रहे हैं। पिछले का अगर बात करें, विवेक शेरवल की बात करें या समीक्षा गुप्ता की बात करें, तो एक जो चौंकाने वाले जो नतीजे आते थे, बहुत मार्जिन होता था, वो मार्जिन देखने को नहीं मिलेगा। चाहे कांग्रेस जीते चाहे बीजेपी देख ले, लेकिन एक बड़ा मार्जिन जीतने का नहीं देखेगा, बिल्कुल कम रहेगा। लेकिन उसमें बड़ी भूमिका आम आदमी पार्टी की रहेगी कि वो डिपेंड करेगी कि किसको जीतना है, क्योंकि जो वोट पड़ेगा वही तय कर पाएगा कि कौन सा प्रत्याशी जीतता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे शहर के वरिष्ठ पत्रकार जिनसे हमने आज चुनावी चर्चा की, चाय पर चर्चा की, और उन्होंने बताया कि इस बार का जो परिणाम है वो एक तरफा नहीं रहने वाला है। इस बार कांटे की टक्कर है, जो कि इसके नतीजे कई लोगों को चौंका भी सकते हैं। उन्होंने बताया कि शहर के मुद्दे क्या है, सड़क, पानी, बिजली के अलावा कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर नगर निगम को काम करना है। और उन्होंने ये भी बताया कि चुनावी जनता का क्या मूड है कोई कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि जनता जब वोट डालने जाएगी वो किसको वोट डाल दे इसको कोई भी परख नहीं सकता। तो आपको ये फेसबुक लाइव वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और बाकी की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ग्वालियर ब्रेकिंग, सबसे पहले सबसे सटीक।